Hello everyone, this is Harpreet. Today I am going to make you understand about famous novel by Charlotte Bronte that is called Jane Eyre. आज हम जेन आयर की बात करेंगे। जेन आयर का ये नावल बहुत ही फेमस रहा। 1847 में ये पब्लिश हुआ था शार्लेट ब्रॉन्टी के एक मेल सिडोनिम के साथ, एक मेल पेन नेम के साथ। कुरर बेल, मतलब उसने अपना नावल इस ढंग से पेश किया कि ये नावल कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द लिख रहा है जिसका नाम कुरर बेल है। 1847 में विक्टोरियन टाइम में औरतों की जो राइटिंग, उनको एक औरतों को अच्छे राइटर्स के रूप में नहीं लिया जाता था। तो औरतों ने क्या किया, मेल सिडोनिम्स के साथ, मेल पेन नेम्स के साथ अपने नॉवेल्स पब्लिश कराए। आप जॉर्ज इलियट के बारे में जानते हो। जॉर्ज एक लड़के का नाम है और मैरी एन इवेंस ने जॉर्ज इलियट नाम रख के अपने नॉवेल्स पब्लिश किए थे। वो भी आप जानते हो कि वो भी एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी। तो आज हम बात करेंगे जेन आयर की। जेन आयर एक बिल्डिंग्स रोमान नावल है। बिल्डिंग रोमान नावल वो नावल होते हैं जिसमें बचपन से लेके एडल्ट एज तक का जो प्रोटैगनिस्ट का सफ़र है वो देखा जाता है। तो इसमें जेन आयर की लाइफ, बचपन से लेके उसकी एडल्ट लाइफ तक का सफ़र इसमें दिखाया गया है और वो कैसे एडल्ट एज में मिस्टर रोचेस्टर को चाहती है जो कि थॉर्नफील्ड हॉल एक बड़ी मेंशन का मालिक है। इस पेज से आपको सभी करैक्टर्स का पता लग जाएगा। जेन आयर का जो फुल टाइटल है वो है एन ऑटोबायोग्राफी। तो आप ये समझें कि जेन आयर अपनी ऑटोबायोग्राफी दे रही है। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वजीवनी दे रही है, अपनी लाइफ के बारे में सारा बता रही है। तो जब जेन आयर जब वो 35 या 36 साल की होगी तो वो अपनी लाइफ शुरू से बताएगी। तो उसने बताया कि उसके माता पिता, जेन आयर के माता पिता की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और जेन आयर बता रही है कि जब उसके माता पिता की डेथ हो गई थी तब उसके अंकल आंट ने उसको पाला। अंकल रीड और मिसेस रीड ने उसको पाला। अंकल रीड और मिसेस रीड के ऑलरेडी 3 बच्चे थे, जॉन रीड, जॉर्जिना रीड और एलिज़ा रीड। तो इनके पास जेन आयर रहती थी। अब मिसेस रीड ने अपनी बेटी तो नहीं समझना था जेन आयर को, तो उस बच्ची को, जेन आयर को, वो एक स्टेप मदर के रूप में एक बहुत गलत ढंग से उसके साथ बिहेव करती थी। तो इवन जो पहला सीन है उसमें ये देखा जाता है कि अंकल रीड की डेथ हो चुकी थी। तो अंकल रीड जिस रूम में ज़्यादातर रहता था वो उस रूम को रेड रूम कहा गया है। तो हर एक कोई उस रूम में जाने से डरता था। तो एज अ पनिशमेंट जेन आयर को पनिशमेंट ये दी गई कि उस कमरे के अंदर उसको मतलब लॉक कर दिया गया। तो छोटी बच्ची जेन आयर टेंशन में, प्रॉब्लम में आ गई और वो वहाँ पे डर के मारे बेहोश हो गई। तो उसके बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने उसको देखा, डॉक्टर ने उसके ऊपर तरस कर लिया। डॉक्टर ने कहा कि ये इस लड़की को यहाँ पे अच्छे ढंग से इसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो क्यों ना इसकी लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आऊँ, मैं कुछ कहूँ। तो वो डॉक्टर जाता जाता मिसेस रीड को ये कह गया कि भाई ये ऐसे बच्चे नहीं सुधरने वाले, इनको बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहिए। तो मिसेस रीड भी खुशी से उसकी सलाह के ऊपर काम करते हुए उसने जेन आयर को लोवुड स्कूल में, यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, लोवुड स्कूल में उसको डाल दिया गया। अब ये जो लोवुड स्कूल था ये भी कोई बड़ा अच्छा स्कूल तो है नहीं था, ये यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते होते थे। तो मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इसका हेड था। मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट जो था वो इवन बच्चों को भी अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं करता था और वो इवन खाने पीने का जो सामान था जो सरकार की तरफ से इसको मिलता था तो आगे ये बच्चों को और वहाँ के लोगों को
डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो वो भी उसको वो स्टोर कर लेता था, वो नहीं देता था। ठीक है, यहाँ पे जो फिर भी एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको मिला जे नायर को वहाँ पे एक काइंड टीचर मिली। वो उस टीचर का नाम था मारिया टेम्पल। सभी लड़कियों को, ये सारी लड़कियों का स्कूल था, तो अच्छे ढंग से ट्रीट करती थी मारिया टेम्पल सभी लड़कियों को। तो और एक और वहाँ पर एक अच्छी टीचर थी, एक वाइशियस टीचर थी, मतलब एक बहुत वो बच्चों को मिसट्रीट करती थी। उसका नाम था मिस स्केचर्ड भी उसको बैड ट्रीट करती थी। यहाँ पे एक जे नायर की हम उम्र लड़की हेलन बर्न्स के साथ उसका जे नायर का एक अच्छी दोस्ती हो गई। हेलन बर्न्स लॉर्ड क्राइस्ट में बहुत ज़्यादा यकीन रखती थी वो लड़की, और उस टाइम में ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी थी, वो उसको लग गई और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लास्ट मोमेंट पे भी हेलन बर्न्स अपनी दोस्त जे नायर को कहती कि मेरे पास आ, और उसके पास ही हेलन बर्न्स लॉर्ड क्राइस्ट को याद करते हुए उसने अपनी सांसें छोड़ दी, वो मर गई। तो इस ढंग से उसके बाद जब बच्चे की डेथ हुई तो एक इंक्वायरी हुई और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को कसूरवार ठहराया गया कि वो बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं देता और स्टोर कर लेता है, जिसके कारण मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को वहाँ से निकाला गया। और उसके बाद जो हेडमास्टर था, क्योंकि वो हेडमास्टर, जब कोई और हेडमास्टर आ गया तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट भी चेंज होना था, तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ। तो यहाँ पे वो 10th तक पढ़ी जे नायर, और यहीं पे उसने 2-3 साल उसने टीच भी किया एज अ टीचर। उसके बाद वो टीचिंग के बाद उसने ये सोच लिया था जे नायर ने, जब वो अब 18-19 साल की हो गई थी, कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वो अब जॉब वगैरह करेगी। तो उसने ये सोचा था, क्योंकि इस टाइम 10 या 12 क्लास जो लड़कियाँ पढ़ चुकी होती थी 10 या 12 क्लासेस, तो उनको एक काम मिलता था कि वो बड़े जो हवेलियाँ हैं, बहुत बड़े मेंशन्स हैं, घर हैं, वहाँ पे वो अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ा देती थी, उनकी टेक केयर कर लेती थी। तो उसको कहते हैं एक गवर्नेस के रूप में वो काम करना उसने सोचा। गवर्नेस को विक्टोरियन टाइम में प्राइवेट कहते थे, PRIVATE। तो वो एक प्राइवेट या गवर्नेंस का उसने करियर चुनने का डिसीज़न लिया। तो सबसे पहले वो जे नायर, आपको नज़र आ रहा है, एक बड़ी मेंशन थी थॉर्नफील्ड हॉल जाके वो काम करना चाहती थी। थॉर्नफील्ड हॉल में उसको नौकरी मिल गई, वो गवर्नेंस का काम उसने करना शुरू किया। वहाँ पे जो बच्ची थी एडेल, उसकी देखरेख में ये जे नायर काम करने लगी। थॉर्नफील्ड हॉल एक बड़ी मेंशन थी, एक बड़ी हवेली थी, उसका मालिक का नाम एडवर्ड रोचेस्टर था। एडवर्ड रोचेस्टर एक ऐसा बंदा था जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट था, और थॉर्नफील्ड हॉल की जो टेक केयर करने के लिए एलिस फेयरफैक्स नाम की हाउसकीपर थी, और एक मेंशन का सबसे एटिक वाला, सबसे ऊंचे रूम में एक लेडी रहती थी जिसका नाम बर्दा मैसन था, जो कि पागल हो चुकी थी। वो उसकी देखभाल के लिए ग्रेस पूल रखी हुई थी, जो शराबी हो जाती थी, शराब के नशे में वो भी रहती थी। बर्दा मैसन एक पागल औरत थी, तो उसका औरत का ध्यान रखने के लिए ग्रेस पूल वहाँ पे काम कर रही थी। तो बर्दा मैसन एक्चुअली कौन थी? बर्दा मैसन एक्चुअली थॉर्नफील्ड हॉल मेंशन के मालिक एडवर्ड रोचेस्टर की पहली बीवी थी, जो कि पागल हो चुकी थी। तो एडवर्ड रोचेस्टर को देख के पहली बार जे नायर शी फॉल्स इन लव विद हिम, और उसको वो चाहती थी कि एडवर्ड रोचेस्टर के साथ उसकी शादी हो, पर उसको ये नहीं पता था कि एडवर्ड रोचेस्टर का बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी पहली वाइफ जीवित है या नहीं है, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। तो एडवर्ड रोचेस्टर ने भी भांप लिया कि कहीं ना कहीं जे नायर उसको पसंद करती है, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे।
जब शादी करने लगी तो जब चर्च में पेडेस्टल के ऊपर एडवर्ड रोचेस्टर जब उसको रिंग वगैरह पहना रहा था, तभी जो उसकी फ़र्स्ट वाइफ थी एडवर्ड रोचेस्टर की, बर्दा मैसन, उसका भाई वहाँ पे टपक पड़ा। उसके भाई ने कहा कि भाई कैसे आप शादी कर सकते हो जब आपकी फ़र्स्ट वाइफ जीवित है। ये बात सुन के जेन आयर की जैसे उसके ऊपर एक दुखों का पहाड़ उमड़ गया हो। शी वॉज flabbergasted. She was surprised to know that a man with whom she falls in love and she was going to getting married and he is already married. तो ये उसके लिए एक बहुत परेशानी का कारण था। तो वहाँ पे चर्च से ही वो वहाँ से निकली वेडिंग ड्रेस से, और वहाँ से वो भाग के, उसको खुद भी नहीं पता था वो कहाँ पे जा रही है, तो वो आगे बढ़ना शुरू किया, वो उसको आगे जाना उसने शुरू किया। तो वो अब बेचारी भटक रही थी, भटकती भटकती वो कहीं पे भूखी प्यासी वहाँ पे कहीं पे गिरी हुई एक बंदे को मिली। उस बंदे का नाम था सेंट जॉन रीवर्स। सेंट जॉन रीवर्स उस लेडी को, जेन आयर को, वो अपने घर में ले आया। उसके घर का नाम था मार्श एंड। वो मार्श एंड में वहाँ पे ले आया। मार्श एंड को मूर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली हाउस था। तो यहाँ पे जेन आयर को रखा गया, उसको खाना वगैरह दिया गया, उसको ट्रीटमेंट किया गया, और रीवर्स फैमिली ने सारा उसके बारे में इंक्वायरी की और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने अपनी सारी लाइफ के बारे में बताया। तो यहाँ पे जब वो मतलब ऐसा सारा काम हो गया तो जेन आयर को वहाँ पे एक स्कूल में भी टीच करने के लिए लगा दिया गया। और सेंट जॉन रीवर्स को जेन आयर बड़ी पसंद आई। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये तीनों बहन भाई यहाँ पे रहते थे। तो ये 3 सिबलिंग्स थे जो कि मार्श एंड में रहते थे, मैरी रीवर्स, डायना रीवर्स और सेंट जॉन रीवर्स। सेंट जॉन रीवर्स को एक जॉब मिली, वो एक प्रीस्ट था, जैसे कि उसके नाम से पता लग रहा है सेंट जॉन रीवर्स, सेंट था वो। तो वो एक यंग लड़का था, उसने ये डिसाइड किया था कि जैसे क्वीन विक्टोरियन टाइम में जो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर जो था, क्वीन विक्टोरिया ही चला रही थी, तो इंडिया में लोगों की ज़रूरत थी, नए प्रीस्ट की ज़रूरत थी। तो चर्च वहाँ पे बन रहे थे इंडिया में। तो वो उसको ड्यूटी मिली थी कि वो इंडिया जाएगा और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रसार करेगा। तो सेंट जॉन रीवर ने ये डिसाइड किया कि अकेला वो क्या जाएगा। उसने जेन आयर को प्रपोज़ किया। वो कहता कि वो चाहता है कि वो उसके साथ शादी करके वहाँ पे जाए, बट जेन आयर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसका प्रपोज़ल। थोड़े टाइम के बाद ये पता लगा कि ये जो सिबलिंग्स हैं, रीवर्स फैमिली जो है, ये असल में कज़न्स लगते हैं। किसके? ये कज़न्स लगते हैं जेन आयर के। और उसी टाइम में ये भी पता लगा कि जेन आयर का एक अंकल था, जॉन आयर, उसकी डेथ हो चुकी है। वो इनहेरिटेंस में जेन आयर को, अपनी भतीजी को, वो 20,000 पाउंड पैसे दे के जा रहा है। तो मतलब देखो, जॉब वगैरह करती थी, अब जॉब वगैरह करने की क्या ज़रूरत है जब 20,000 पाउंड। आज के टाइम में ये अगर आज की बात करें तो आप ये मान के चलें 50 लाख के करीब पैसे उसको मिलने जा रहे हैं। तो इवन उसने वो पैसे भी अपने सिबलिंग्स में बांट दिए और कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। तो यहाँ पे वो रह रही थी जेन आयर। और लास्ट में नॉवल का अब अंत आने वाला है। तो लास्ट में ये देखने को मिला कि एक दिन यहाँ पे वो उसको रात को सपना आया कि जो उसका पहला प्यार था, एडवर्ड रोचेस्टर, जो कि थॉर्नफील्ड हॉल का मालिक था, जो कि ऑलरेडी मैरिड था और जहाँ से वो भाग के आई थी। तो एडवर्ड रोचेस्टर के बारे में उसको सपना आया कि एडवर्ड रोचेस्टर को आग लग गई, वो अंधा हो चुका है। तो उसी टाइम वो वहाँ से निकली कि एडवर्ड रोचेस्टर दिक्कत में है और वो जेन आयर की हेल्प चाहता है। ये उसको सपने में नज़र आया था। शी ड्रीम्ड ऑफ दिस थिंग इन हर ड्रीम। तो अब वो वहाँ से निकली और वहाँ पे थॉर्नफील्ड हॉल पे पहुँची। तो वहाँ पे उसने देखा
कि थॉर्नफील्ड हॉल का मालिक एक चेयर के ऊपर बैठा है और वो देख नहीं पा रहा, और वो जब जेन आयर वहाँ पे पहुँचती है तो एडवर्ड रोचेस्टर उसकी आवाज़ को सुन के उसको पहचान लेता है कि जेन आयर आई है, और एक बार फिर उसके बारे में सारा पता लगता है कि वो अंधा हो चुका है। अंधा इसलिए हो चुका क्योंकि उसकी जो पागल जो फर्स्ट वाइफ थी उसने अपने कमरे में आग लगा ली थी, और उसको बचाते हुए इसकी आंखें चली गई, पर जो बर्दा मैसन थी उसकी फ़र्स्ट वाइफ वो उस आग में जल के मर गई। तो इस ढंग से उसकी फ़र्स्ट वाइफ भी अब डेथ हो चुकी थी, और इस ढंग से जेन आयर ने सेकंड मैरिज, जेन आयर ने फिर एडवर्ड रोचेस्टर की सेकंड मैरिज हुई जेन आयर के साथ। अब दोनों बहुत अच्छे ढंग से एडवर्ड रोचेस्टर की वो टेक केयर कर रही थी जेन आयर, और उसके अलावा होले होले उनके बच्चे टाइमली उनके बच्चे भी हुए, और जब परिवार में खुशी आ गई तो उसके बाद इवन होले होले एडवर्ड रोचेस्टर की जो आंखों की रोशनी थी वो भी आ गई। तो लास्ट में जेन आयर अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही कहती है कि आई मैरिड हिम, मैंने उसके साथ शादी कर ली। तो दिस वाज द नॉवल Jane Eyre, and these are the characters that I mentioned. So for any kind of exam, it is done, and you can have help by this audio visual lecture. Thank you so much.